हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को इस चैनल पे दोबारा स्वागत है। ये हिस्ट्री का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है तुगलक वंश। हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास का डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है तुगलक वंश है और इस पे जो भी क्वेश्चन कवर हुए हैं उनको फोकस करेंगे। प्रत्येक पॉइंट का भी डिस्कशन करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? वो है गाजी मलिक। ए ऑप्शन सही है। देखिए, अलाउद्दीन के सेनापतियों में गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक तुगलक ये वंश का प्रथम शासक था। उसने तुगलक वंश की स्थापना की थी। उसकी माता हिंदू जाट महिला थी। पिता एक करौना तुर्क था। बलबन का ये दास था। गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कई महत्वपूर्ण अभियानों का अध्यक्ष था। उसे दीपालपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। 29 अवसरों पर उसने मंगोलों के विरुद्ध युद्ध किया, उन्हें भारत से बाहर खदेड़ा। इसीलिए वह मलिक उल गाजी के नाम से प्रसिद्ध है। देखिए, खुसरो शाह को समाप्त करके उसने दिल्ली के सिंहासन पर जो अधिकार कर लिया और 8 सितंबर 1320 ईस्वी को सुल्तान बना। इसका एक नाम जो है गाजी बेग तुगलक या गाजी तुगलक भी है। इसी कारण इतिहास में उसके उत्तराधिकारियों को भी जो है तुगलक पुकारा जाने लगा और उसका वंश जो है तुगलक वंश कहलाया। ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? वो है आपका तुगलक वंश। डी ऑप्शन सही है। गुलाम वंश के सुल्तानों ने 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया। खिलजी वंश ने 1290 से 1320 ईस्वी तक जो है शासन किया। लोधी वंश के शासकों ने 1450 से 1526 ईस्वी तक शासन किया है। तुगलक वंश के शासकों ने 1320 से 1414 ईस्वी तक जो है शासन किया। इस प्रकार तुगलक वंश का शासन सबसे दीर्घकालिक था। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित, आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में जो है माहिर था, वो है आपका मोहम्मद बिन तुगलक। तो आपका सी ऑप्शन सही है। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक इसका जो है कार्यकाल देख सकते हैं 1325 से 1391 है। सर्वाधिक विद्वान और शिक्षित शासक था। वह खगोल शास्त्र, गणित और आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में जो है निपुण था। 4 नंबर क्वेश्चन है, अमीर कोही का नाम अमीर कोही एक नया विभाग के सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था। वो है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है अमीर कोही ये विभाग जो था शुरू किया गया था। इसके बारे में देख लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नवीन विभाग जो है दीवान अमीर कोही की स्थापना की थी और इस विभाग का मुख्य कार्य था कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देकर अधिक भूमि कृषि कार्य के अधीन लाना था। 60 वर्ग मील की भूमि का एक लंबा टुकड़ा इस कार्य के लिए चुना गया। भूमि पर कृषि सुधार किए गए। फसल चक्र के अनुरूप हेर फेर के साथ विभिन्न फसलों की खेती की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। दिल्ली के किस सुल्तान ने पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी? तो आपको पता है, सेम क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक। 6 नंबर है, दीवान ए कोही जो है किससे संबंधित है? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है। 7 नंबर क्वेश्चन भी सेम है। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया, ऊपर में डिस्कस किए थे हम लोगों ने। ये जो है दौलताबाद। अच्छा, नहीं डिस्कस किए तो फिर से कर लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के प्रयोगों में एक सबसे महत्वपूर्ण था राजधानी दिल्ली से दौलताबाद यानी देवगिरी ले जाना। मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी परिवर्तन के विभिन्न जो है कारण बताए गए हैं। बर्नी के अनुसार अगर बात करें तो साम्राज्य के केंद्र में होने के कारण देवगिरी को राजधानी बनाया गया। इब्न बतूता के अनुसार अगर बात करें तो यह कहता है कि सुल्तान को दिल्ली के नागरिक असम्मानपूर्ण पत्र लिखते थे, इसीलिए उन्हें दंड देने के लिए उसने जो है देवगिरी को राजधानी बनाने का निर्णय लिया था। इस प्रकार मोहम्मद तुगलक दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने उत्तरी और दक्षिणी भारत की प्रशासनिक और सांस्कृतिक एकता जो है इसको स्थापित करने का प्रयत्न किया। देवगिरी को राजधानी बनाने में संभवतः उसका मूल अभिप्राय यही था कि मतलब जो उत्तरी दक्षिणी भारत की प्रशासनिक और सांस्कृतिक एकता को स्थापित करने का जो उसका
इसे राजधानी बनाने का देवगिरी को इसका मूल अभिप्राय यही था। डॉक्टर के ए निजामी के अनुसार अगर बात करें तो सुल्तान, ठीक है, किसके अनुसार? डॉक्टर के ए निजामी, सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने देवगिरी का नाम जो है कुतुबाबाद रखा था। मोहम्मद तुगलक ने दौलताबाद और देवगिरी को कुवत उल इस्लाम भी कहा गया है, तो याद रखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? तो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने, यानी इसने दिया था। डी ऑप्शन सही है, सेम क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया था किन लोगों के द्वारा? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। डी ऑप्शन सही है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने समय में विभिन्न प्रकार के सिक्के चलाए और उन सभी का उचित मूल्य निश्चित किया, परंतु जो सांकेतिक मुद्रा है इसका प्रचलन उसकी एक विशिष्टता रही है। बर्नी के कथानुसार खजाने में धन की कमी और साम्राज्य विस्तार के नीति को कार्य रूप में परिणत करने की वजह से मोहम्मद बिन तुगलक को सांकेतिक मुद्रा चलानी पड़ी थी। ईरान में कैरवात खां के समय में सांकेतिक मुद्रा जो है चलाई गई थी। यहां पे जो है कहां पे? ईरान में। यहां प्रयोग जो है इस मुद्रा का असफल रहा था, परंतु चीन में कुबलाई खां के समय में सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग सफलतापूर्वक किया गया था। संभवतः नवीन अन्वेषणों का प्रयोग करने वाले मोहम्मद तुगलक ने उन देशों से प्रेरणा प्राप्त की थी और आधुनिक इतिहासकारों का यह भी कहना है कि उसके समय में संपूर्ण विश्व में चांदी की कमी हो गई थी और भारत में तो बहुत ही कमी थी, इस कारण उसने सांकेतिक मुद्रा जो है चलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथन ए कह रहा है, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दिनार कहलाया गया, और कारण आर कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिमी एशियाई और उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्के की टोकन मुद्रा जो है जारी करना चाहता था। तो बताइए कौन सा सही है? देखिए इसमें जो है ए सही है, आर गलत है। क्यों? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जारी स्वर्ण के सिक्कों को इब्न बतूता द्वारा दिनार की संज्ञा दी गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी सैन्य शक्ति में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जो है जारी करना चाहता था, न कि पश्चिम एशियाई देशों के और उत्तरी अफ्रीका देशों के साथ व्यापार करने के लिए। तो ए सही है, पर आर गलत है। 11 नंबर में कथन ए कह रहा है कि मोहम्मद तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। कारण आर, मोहम्मद तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण जो है नहीं था। तो देखिए इसमें जो है आपका बताइए, तो देखिए ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या है ए की। बर्नी के अनुसार अगर बात करें, बर्नी मोहम्मद तुगलक की 5 मुख्य योजनाओं का विशेष रूप से उल्लेख करता है। पहला, दुआ में कर की वृद्धि। दूसरा है देवगिरी को राजधानी बनाना, सांकेतिक मुद्रा जारी करना, खुरासान पर आक्रमण और कराचील की ओर अभियान। सांकेतिक मुद्रा या प्रतीक मुद्रा है, इस योजना की असफलता का मुख्य कारण था सिक्का ढालने पर राज का नियंत्रण न होना। प्रतीक जो मुद्रा है, प्रतीक मुद्रा का मूल्य चांदी के मुद्रा के मूल्य के बराबर रखा गया, जिसके कारण अनेक जाली टकसाल बनाए गए। लगान जाली सिक्कों से दिया जाने लगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12। मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में जो है भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। इब्न बतूता मोरक्को मूल का ये अफ्रीकी यात्री था। यह मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में भारत आया। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। बाद में 1342 ईस्वी में उसने जो है उसे सुल्तान का राजदूत बनाकर चीन भेज दिया गया। इब्न बतूता ने किताब उल रेहला नामक अपनी जो पुस्तक है, इसमें यात्रा का जो उसने यात्रा किया था उसका विवरण प्रस्तुत किया है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया था? सेम क्वेश्चन है, बताइए। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। किसके सल्तनत में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया गया है? वो है इब्न बतूता के समय में। तो इसमें देखिए सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण हमें इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत द्वारा प्राप्त होता है। मोरक्को के तांजीर प्रदेश का यह निवासी था और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में भारत आया था।
किताब उल रेहला इसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। 15 नंबर क्वेश्चन है, होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाले दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन थे? तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों मुख्यतः होली में भाग लेता था। उसने गैर तुर्कों और भारतीय मुसलमानों को भी सरकारी पदों पर जो है नियुक्त किया था, जिसके कारण बर्नी ने उसकी कटु आलोचना की और ऐसे व्यक्तियों को छिछोरा, माली, जुलाहा, नाई, रसोइया आदि कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर एक इतिहासकार ने कहा राजा को प्रजा से मुक्ति मिली और उन्हें राजा से? यह है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जो है बात कही गई है। और मोहम्मद बिन तुगलक देखिए जब दौलताबाद में था तभी तागी के नेतृत्व में गुजरात में एक विद्रोह हुआ। सुल्तान स्वयं इस विद्रोह को दबाने के लिए गुजरात गया। तागी पराजित हुआ और भागकर सिंध चला गया। सुल्तान गुजरात में शांति व्यवस्था स्थापित कर तागी को समाप्त करने के लिए सिंध की ओर रवाना हुआ। मार्ग में ही सुल्तान जो है बीमार पड़ा और थट्टा के निकट 20 मार्च 1351 को जो है इसकी मृत्यु हो गई। इसके निधन पे बदायूनी ने लिखा है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। किसने लिखा है ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई है? तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में यह बात कही गई है बदायूनी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को जो है रोजगार दिलाया? तो फिरोज तुगलक इसमें आपका जो है सही आंसर सी है। इसने बेरोजगारों को रोजगार दिलाया था। और फिरोज शाह तुगलक जो है इसने सामान्य लोगों की भलाई के लिए कुछ उपकार कार्य किए। नियुक्ति के लिए एक दफ्तर यानी रोजगार दफ्तर खोलकर प्रत्येक मनुष्य के गुण और योग्यता की पूरी जांच पड़ताल के बाद और अधिक से अधिक लोगों को जो है नियुक्ति देकर उसने बेकारी को जो है इसकी समस्या को यानी जो बेरोजगारी था इसकी समस्या को हल करने का इसने प्रयास किया। क्वेश्चन नंबर 19 है, बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? बताइए, सेम क्वेश्चन है जो ऊपर में डिस्कस किए थे हम लोगों ने। तो फिरोज शाह तुगलक। 20 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान ए खैरात स्थापित किया था, वह था? बताइए, वह था फिरोज तुगलक। बी ऑप्शन सही है। फिरोज शाह तुगलक संतों और धार्मिक व्यक्तियों को जागीर और संपत्ति जो है दान करता था। उसने एक विभाग स्थापित किया था, उस विभाग का नाम था दीवान ए खैरात, जो गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों, विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था और निर्धन मुसलमान जो लड़कियां थी इनकी विवाह की भी व्यवस्था करता था। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? वह है फिरोज तुगलक, यानी डी ऑप्शन सही है। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे ज्यादा जो थे वो दास रहते थे और दासों का यह बहुत बड़ा शौकीन था, इसको शौक था। उसके दासों की संख्या 1,80,000 तक पहुंच गई थी। उनकी देखभाल के लिए एक पृथक विभाग दीवान ए बंदगान का गठन किया गया था। उन दासों की शिक्षा का जो है पूर्ण ध्यान रखा जाता था। प्रत्येक दास को 10 से 100 टंके के बीच वेतन मिलता था तथा कभी कभी जागीरें भी उन्हें दी जाती थी। फिरोज का यह शौक राज के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ। 22 नंबर क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? पहला है, अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक अलग आरिज विभाग जो है स्थापित किया था। बी स्टेटमेंट है, बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को जो है दागने की पद्धति शुरू की थी। सी जो स्टेटमेंट है कि मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे। और डी है, फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग जो है स्थापित किया था। तो बताइए, तो डी ऑप्शन आपका सही है। और इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, मंगोलों से मुकाबला करने के लिए बलबन ने बलबन जो है नुसरत शाह ए अर्ज की स्थापना किया था। बलबन ने अपने सेना मंत्री मध्य एशिया के इमाद उल मुल्क को बनाया था, जो अत्यंत ईमानदार और परिश्रमी था।
बलबन ने उसे वजीर के आर्थिक नियंत्रण से मुक्त रखा ताकि धन की कमी न हो। बलबन की सेना की अच्छी व्यवस्था का बहुत अधिक जो था श्रेय इमाद उल मुल्क को है। घोड़ों को दागने की प्रथा बलबन ने नहीं बल्कि अलाउद्दीन ने शुरू की थी, तो याद रखिएगा। दूसरा है कि मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा था। फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों के लिए एक अलग विभाग दीवान ए बंदगान की स्थापना की। फिरोज दासों का बहुत शौकीन था, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही है। 23 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। सल्तनत काल में सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने ही लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। कहा जाता है कि फिरोज ने 300 नवीन नगरों का निर्माण कराया। उसके द्वारा बसाए गए नगरों में फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद प्रमुख थे। फरिश्ता के अनुसार अगर बात करें तो फिरोज ने 40 मस्जिद, 30 विद्यालय, 20 महल, 100 सराय और 200 नगर, 100 अस्पताल, 5 मकबरे, 100 सार्वजनिक स्नानगृह, 10 स्तंभ और 150 पुलों का निर्माण कराया था। अपने बंगाल अभियान के दौरान उसने एक दला का नया नाम आजाद और पंडुआ का नया नाम जो है फिरोजाबाद रखा। उसके राज्य का मुख्य वास्तुकार जो है मलिक गाजी सहना था, इसका नाम याद रखिएगा। प्रत्येक भवन की योजना को उसके व्यय अनुसार जो है एक साथ, मतलब व्यय के अनुसार के साथ जो है दीवान ए विजारत के प्रमुख रखा जाता था, सम्मुख रखा जाता था। तो प्रत्येक भवन की योजना को उसके व्यय अनुमान के साथ दीवान ए विजारत के सम्मुख रखा जाता था, तभी उस पर जो है धन स्वीकार किया जा सकता था। 24 नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल जो है निर्माण कराने के लिए प्रसिद्ध हुआ था, वो कौन था? वो है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल में जो है भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण कराने के कारण जो है प्रसिद्धि हुई, इसको प्रसिद्धि प्राप्त हुई। सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसमें और भी है। प्रथम नहर 150 मील लंबी थी जो यमुना नदी का पानी हिसार तक ले जाती थी। दूसरा है 96 मील दूसरी जो है 96 मील लंबी थी जो सतलज से घाघरा तक जाती थी। तीसरा है तीसरी सिरमौर की पहाड़ियों से निकलकर हांसी तक जाती थी। चौथा है चौथी घाघरा से फिरोजाबाद तक जाती थी। पांचवी यमुना नदी से फिरोजाबाद तक जाती थी। फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई और यात्रियों की सुविधा के लिए 150 कुएं भी जो है खुदवाए थे। फरिश्ता के अनुसार फिरोज ने सिंचाई की सुविधा के लिए विभिन्न स्थानों पे 50 बांध, 30 झील और जल को संग्रह करने के लिए तालाबों का निर्माण करवाया। फिरोज तुगलक उल्लेमा वर की स्वीकृति के पश्चात हक ए सर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। तो याद रखिएगा, हक असर्ब जो है ये सिंचाई कर था और किसने लगाया था? तो और दिल्ली का ये सुल्तान जो था किसने लगाया था, उसका नाम इंपॉर्टेंट है। उन किसानों को जो सिंचाई के लिए शाही नहरों का पानी प्रयोग में लाते थे, अपनी पैदावार का 1/10वां भाग जो है सरकार को देना पड़ता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 है, हक ए सर्ब अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? वो था फिरोज शाह तुगलक। तो डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, दिल्ली के सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जो है जजिया लगाया था। तो आपका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, फिरोज शाह तुगलक द्वारा ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया गया था। उल्लेखनीय है कि उस समय तक ब्राह्मण इस कर से मुक्त रखे गए थे। फिरोज के इस कदम के विरुद्ध दिल्ली के ब्राह्मणों ने भूख हड़ताल की थी और अंत में दिल्ली के अन्य हिंदुओं ने ब्राह्मणों के हिस्से का जजिया स्वयं देने का निर्णय लिया था। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधार करने के उपाय किए थे? तो ये था फिरोज शाह तुगलक, यानी फिरोज तुगलक। बी ऑप्शन सही है आपका। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 में है। अच्छा, इसके बारे में 27 का थोड़ा 2-3 पॉइंट है जो देख लेते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने बागवानी में अपनी अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट 1200 नए फलों के बागान लगाए
अलाउद्दीन के 30 पुराने बागों को जो है फिर से ये लगवाया और उसने अपने बागों में फलों की गुणवत्ता सुधारने के भी उपाय किए थे। 28 नंबर क्वेश्चन है, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? तो फिरोज शाह तुगलक लाया था। बी ऑप्शन सही है। देखिए, फिरोज शाह तुगलक की विशिष्टता यह थी कि उसने अपने पूर्ववर्ती राजाओं और कुलीन पुरुषों के भवनों की मरम्मत कराने और उन्हें पुनः निर्मित कराने पर बहुत ध्यान दिया। उसने अपने निर्माण से अधिक महत्व उन भवनों को पुनः स्थापित करने में दिया और उसके द्वारा अशोक के 2 स्तंभ मेरठ एवं टोपरा, जो अब अंबाला जिले में है, दिल्ली लाया गया। टोपरा वाले स्तंभ को महल और फिरोजाबाद की मस्जिद के निकट जो है पुनः स्थापित कराया गया। मेरठ वाले स्तंभ को जो है दिल्ली के वर्तमान बड़ा हिंदू राव अस्पताल के निकट एक टीले जो है कसके शिकार या आखेट स्थान के पास पुनः स्थापित कराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो वह है आपका ए फिरोज शाह तुगलक। और 30 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की जो है स्थापना की कि उससे दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके? फिरोज शाह तुगलक, आपका बी ऑप्शन सही है। देखिए, दिल्ली के सुल्तान फिरोज तुगलक ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी कि उसे हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदाय के लोगों में एक दूसरे के विचार की समझ बेहतर हो सके। उसने कुछ संस्कृत ग्रंथों को जो है फारसी में अनुवाद भी करवाया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 31, राज के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था, कौन था? वो था फिरोज तुगलक। बी ऑप्शन सही है। देखिए, राज के खर्च पे हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज तुगलक था। इसने अनेक जन कल्याणकारी कार्यों को संपन्न किया। उसने रोजगार दफ्तर खुलवाया, एक दानशाला खोली, दीवाने खैरात के नाम से विख्यात था ये जो था, और साथ ही उसने दारुल सफा नामक एक खैराती अस्पताल की भी स्थापना की और उसमें जो है कुशल हकीम रखे। तो याद रखिएगा, जो रोजगार दफ्तर था इसी ने खुलवाया था। एक दानशाला खोली जो दीवाने खैरात के नाम से विख्यात था, यानी कि दान देने वाला, और उसने दारुल सफा नामक एक खैराती अस्पताल की भी स्थापना की थी। 32 नंबर क्वेश्चन है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल उल सफा क्या था? तो देखिए, सेम क्वेश्चन है आपको आगे यहाँ पे। तो एक खैराती अस्पताल था। बी ऑप्शन सही है। 33 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन सा था? तो नासिर उद दीन जो था महमूद, यानी सी ऑप्शन सही है। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। नासिर उद दीन महमूद तुगलक वंश का अंतिम शासक था। इसके शासनकाल में ख्वाजा जहां ने जौनपुर के स्वतंत्र राज की स्थापना की। पंजाब का सूबेदार खिजर खां स्वतंत्र होकर दिल्ली को प्राप्त करने के प्रयत्न करने लगा। फिरोज के एक अन्य पुत्र नुसरत शाह ने नसरुद्दीन को चुनौती दी। फलस्वरूप तुगलक वंश 2 भागों में विभाजित हो गया। 2 शासकों ने एक ही साथ दिल्ली के छोटे से राज्य पर यह शासन किए। नसरुद्दीन दिल्ली में रहा और नुसरत शाह फिरोजाबाद में। नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मध्य एशिया के महान मंगोल सेनानायक तैमूर ने भारत पर आक्रमण 1398 ईस्वी में किया। यह कथन इसी शासक के लिए प्रचलित था। शाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली हुई है। ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन है, तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो देखिए, आपको पता है ऊपर में जो डिस्कस किए थे, यहाँ पे जो है ऑप्शन कंफ्यूजन वाला है। भारत पर तैमूर का आक्रमण वस्तुतः जो है तुगलक शासक नसरुद्दीन महमूद के काल में हुआ है। और कब हुआ था? तो 1398 में। भारत पर आक्रमण करने के उद्देश्यों को तैमूर ने स्वयं स्पष्ट किया था। उनमें से एक था काफिरों से युद्ध और उनका विनाश, दूसरा था धन प्राप्ति। जनवरी 1399 ईस्वी को तैमूर फिरोजाबाद, मेरठ, हरिद्वार, कांगड़ा और जम्मू होता हुआ वापस लौट गया। जाने से पहले उसने खिजर खां को मुल्तान, दीपालपुर और
लाहौर का सूबेदार नियुक्त किया था। और उपरोक्त समस्त प्रश्नगत विकल्प गलत है, तो इसलिए उसमें जो है आपका स्टार का जो है साइन किया गया है। 35 नंबर क्वेश्चन है, तैमूर लंक ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो 1398, बी ऑप्शन सही है, ऊपर में जो व्याख्या की है हम लोगों ने। 36 नंबर क्वेश्चन है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज जो है स्थापित हुआ था? तो सैयद वंश। देखिए, तैमूर के आक्रमण का जो काल है 1398 है। दिल्ली सल्तनत एवं तुगलक वंश दोनों को नष्ट कर दिया गया। 1412 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का जो है अंत हो जाता है। 1413 ईस्वी में सरदारों ने जो है दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान चुना। उसने खिज्र खां उसे जो है खिज्र खां ने पराजित कर दिया और वह तैमूर द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार नियुक्त हुआ। तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 ईस्वी में उसने दिल्ली पर जो है अधिकार कर एक नए वंश सैयद वंश की नींव डाली। नेक्स्ट देखते हैं, 37 में आपको बताना है क्रमबद्ध रूप से आपको कि कौन सा उत्तर सही है। तो काल क्रमानुसार क्रमबद्ध करना है। तो रुकनुद्दीन, मुबारक खान, फिरोज शाह तुगलक और आलम शाह। तो देखिए, इसमें जो आपका कालानुक्रम के अनुसार अगर क्रमबद्ध करेंगे तो पहला आएगा आपका रुकनुद्दीन, इसके बाद आपका मुबारक खान और फिरोज शाह तुगलक और आलम शाह। 1 2 3 4, तो सी ऑप्शन सही है। और इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। रुकनुद्दीन का जो है कालक्रम 1236 है। मुबारक खान का है 1316 से 1320। फिरोज शाह तुगलक का 1351 से 1388 और आलम शाह का 1445 से 1451। रुकनुद्दीन 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद शासक बना, जबकि इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। मुबारक खान 1316 ईस्वी में मुबारक खिलजी के नाम से दिल्ली का सुल्तान बना। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक दिल्ली का सुल्तान रहा तथा सैयद वंशी शासक आलम शाह 1445 से 1451 तक दिल्ली का सुल्तान रहा। नेक्स्ट टॉपिक है लोधी वंश। तो चलिए इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? तो वो था लोधी, डी ऑप्शन सही है। देखिए, दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश के शासक अफगान मूल के थे। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी 1451 ईस्वी में किया था। इस वंश का शासनकाल 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा है। अंतिम लोधी शासक इब्राहिम लोधी था, जिसको 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में पराजित करके बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का जो निम्नलिखित में से कालानुक्रम है वो कौन सा सही है? तो आपको बताना है। तो देखिए, इसमें जो है आपका सी ऑप्शन सही है। बहलोल खान लोधी, सिकंदर शाह और इब्राहिम लोधी, सी ऑप्शन सही है। इनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कालक्रम जो है, देखिए, अफगान शासकों का दिल्ली की राजधानी पर बैठने का जो सही कालानुक्रम है वह बहलोल खान लोधी का 1451 से 1489। दूसरा है सिकंदर लोधी का 1489 से 1517 और इब्राहिम लोधी का है 1517 से 1526। तो सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, 3 नंबर जो क्वेश्चन है, आपको मानचित्र दिया गया है। ये जो मानचित्र है लोधी सुल्तान से संबंधित है और ये जो चिन्हित स्थान है किस नगर को निरूपित करना है आपको बताना है। तो ये देखिए कहां पे है, ये देखिए आपको जो है यहां पे है, ये रहा। ठीक है, तो ये जो स्थान है किसको निरूपित करता है? तो देखिए, ये जो है बहलोल लोधी जौनपुर को जो है इंडिकेट करता है। तो आगे बढ़ते हैं। महाराणा संगा ने इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में जो है पराजित किया था? तो खतौली का जो युद्ध था, इसमें इब्राहिम लोधी को जो है महाराणा संगा ने इब्राहिम लोधी को परास्त किया था। इसके बारे में देख लेते हैं। 1518 ईस्वी में महाराणा संगा और इब्राहिम लोधी के मध्य जो है खतौली का युद्ध हुआ और इस युद्ध में इब्राहिम लोधी पराजित हुआ है। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब जो है आगरा है? वो है आपका सिकंदर लोधी ने जो बसाया था, जो अब आगरा है, एक नगर बसाया था। तो डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छा इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। बहलोल लोधी ने अपनी मृत्यु से पहले अपने तीसरे पुत्र निजाम खां को जो है अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था।
किंतु कुछ सरदारों ने इसका विरोध किया, जिसका मुख्य कारण यह था कि निजाम खां की मां जयबंद एक सुनार की पुत्री थी। कुछ शक्तिशाली सरदारों ने निजाम खां का साथ दिया और 17 जुलाई 1489 ईस्वी को निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से सिंहासन पे बैठ गया। वह लोदी वंश का महानतम शासक था। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर जो है नियंत्रण के ध्येय से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक एक नवीन नगर बसाया और इसने अपनी राजधानी बनाया। सिकंदर शाह अत्यधिक परिश्रमी, उदार और न्यायप्रिय शासक था। उसने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए प्रयत्न किए। नाप का पैमाना गज ए सिकंदरी उसी के समय में आरंभ किया गया। उसने निर्धनों के लिए मुफ्त भोजन की भी व्यवस्था की। उसके समय में योग्य व्यक्तियों की एक सूची बनाकर प्रत्येक 6 माह पश्चात उसके सामने प्रस्तुत की जाती थी और वह शिक्षित और विद्वान भी था। उसके स्वयं के आदेश से एक आयुर्वेदिक ग्रंथ जो है फारसी में अनुवाद किया गया, जिसका नाम फरहंगे सिकंदरी रखा गया। तो याद रखिएगा, ये ग्रंथ जो है इंपॉर्टेंट है। उस समय में गायन विद्या के एक श्रेष्ठ ग्रंथ था लजत ए सिकंदर शाही। सिकंदर लोदी शहनाई सुनने का बहुत शौकीन था और गुलरुखी नाम से उपनाम से जो है एक कविताएं भी लिखता था। तो सारे पॉइंट इसमें जो है इंपॉर्टेंट है और इन पॉइंटों से आगे भी आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने और उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का जो है श्रेय दिया जाता है? वो है आपका सिकंदर लोदी। डी ऑप्शन सही है। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की है? वो है आपका, बताइए, सिकंदर लोदी है। सेम क्वेश्चन है। 8 नंबर भी क्वेश्चन है वही कि निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना की थी? तो आपको पता है 8 भी सेम क्वेश्चन है। इसके बाद 9 देखते हैं, निम्नलिखित में से जो है, अच्छा इसमें दे सिकंदर लोदी तो आपको पता ही है। 9 है, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्य के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जो है जाना जाता है? तो डी ऑप्शन है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के राज्यारोहण तक लोदी वंश की सत्ता सुदृढ़ रूप में स्थापित हो चुकी थी। उसने भू राजस्व के सुधार में रुचि ली। उसने सभी प्रांतपतियों और जागीरदारों को अपनी आय और व्यय का विवरण भेजने की आज्ञा दी तथा भ्रष्ट अधिकारियों को उसने दंडित किया। सिकंदर लोदी ने भूमि के मापन के लिए एक समान गज का प्रचलन किया, जिसे गज ए सिकंदरी भी कहा जाता है, यानी इस नाम से यह प्रसिद्ध हुआ। इस गज का प्रयोग कालांतर में शेरशाह और अकबर जो है प्रारंभ से 31 वर्ष तक जो है अपने शासन काल में किया। सुल्तान सिकंदर ने अनाज से जो है जकात यानी आयकर जो है समाप्त कर दिया। सभी इतिहासकार उसके शासन काल में सल्तनत की समृद्धि का वर्णन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया था? तो आपको बताना है, आपको उत्तर देकर कि जो क्रम है कौन सा सही है। तो देखिए, पहला लोदी है, इसके बाद आपका खिलजी, सैद और गुलाम। तो इसमें जो ऑप्शन है आपका देख सकते हैं, डी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो गुलाम, खिलजी, लोदी, सैद। शायद मैंने पहले लोदी बोल दिया था, गलत है। गुलाम पहला है, इसके बाद खिलजी है, सैद है, लोदी है। तो डी ऑप्शन सही है। देखिए, गुलाम वंश या ममलुक शासकों का शासनकाल 1206 से 1290 ईस्वी और खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से 1320 ईस्वी। सैद वंश का शासनकाल 1414 से 1450 ईस्वी। लोदी वंश का शासनकाल 1451 से 1526 ईस्वी तक था। तो डी ऑप्शन आपका सही है। 11 नंबर क्वेश्चन है, इसमें जो है गुलाम वंश का नहीं था। कौन जो था गुलाम वंश का नहीं था? तो वो था इब्राहिम लोदी। डी ऑप्शन सही है। 1206 से 90 ईस्वी के मध्य, ठीक है, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए। इस दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका आप देख सकते हैं 1206 से 10 ईस्वी है, इल्तुतमिश 1210 से 36 ईस्वी और बलबन 1266 से 87 ईस्वी जैसे महान शासकों ने शासन किया। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का शासक था। इसने 1517 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया था। तो डी उत्तर जो है आपका सही है।
नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए इससे जितने भी क्वेश्चन कवर हुए हैं उनको एनालिसिस करेंगे, प्रत्येक पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी किन लोगों के द्वारा किया गया था? तो हरिहर बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। और इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में किया था। उनके पिता संगम के नाम पर उनका नाम जो है संगम वंश कहलाया। हरिहर और बुक्का काम्पिली राज्य में मंत्री थे। मोहम्मद तुगलक ने जब काम्पिली को विजित किया तब हरिहर बुक्का को बंदी बना लिया गया और इन्होंने इस्लाम धर्म जो है स्वीकार कर लिया। बाद में उन्हें दक्षिण के विद्रोह को शांत करने के लिए भेजा गया। वे उस कार्य में सफल नहीं हुए और अंत में एक संत विदारण्य के प्रभाव में आकर हिंदू बन गए। विजयनगर देखिए, विजयनगर को संस्थापित करने के लिए हरिहर और बुक्का ने अपने गुरु विदाधरण और वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकरण सायण से शिक्षा ली थी। और इस साम्राज्य के चार राजवंश, संगम वंश जिसका आप कार्यकाल देख सकते हैं 1336 से 1485, सालू वंश और तुलु वंश और अराबिडु वंश, इन वंशों ने लगभग 300 वर्षों तक जो है शासन किया था, चार वंशों ने मिलकर। विजयनगर साम्राज्य की राजधानियां क्रमशः अन्नेगोंडी, विजयनगर, वेनुगोंडा और चंद्रगिरी थी। तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, विजयनगर राज्य के संस्थापक थे। सेम क्वेश्चन है, हरिहर और बुक्का। 2 का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, इसमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता है कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है? बताइए। तो देखिए, इसमें जो है आपका हरिहर प्रथम यानी सी ऑप्शन सही है। हरिहर प्रथम ने कृष्ण नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा के दक्षिणी तट पे एक नए नगर विजयनगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता था कि कृष्ण नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता यानी भगवान विरूपाक्ष की है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अपनी मदुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री थी, कौन थी? तो गंगा देवी। बी ऑप्शन सही है। देखिए, 1352 से 1353 ईस्वी में हरिहर फर्स्ट ने मदुरा विजय हेतु 2 सेनाएं भेजी, एक कुमार सवल के नेतृत्व में और दूसरी कुमार कंपन के नेतृत्व में। कुमार कंपन अड्यार ने मदुरा को जीतकर उसे जो है विजयनगर में शामिल कर लिया और उसकी पत्नी गंगा देवी ने अपने पति के विजय का अपने ग्रंथ मदुरा विजयम में सजीव वर्णन किया। कुमार कंपन बुक्का राय प्रथम का पुत्र था। ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर के उस पहले शासक की जो है पहचान करना है जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। वह है हरिहर सेकंड। बी ऑप्शन सही है। देखिए, 1377 ईस्वी में बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय सिंहासन पर बैठता है। उसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। उसने कनारा, मैसूर, त्रिचिन्नापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को जीता और श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूल किया। बहमनी राज्य से भी उसका संघर्ष हुआ। 1377 ईस्वी में सुल्तान मुजाहिद ने उसके राज्य पर आक्रमण किया किंतु सफल नहीं हुआ। हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता पश्चिम में बहमनी राज्य से बेलगांव और गोवा छीनना था। वह शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 6 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। 4 स्टेटमेंट है, बताना है कि कौन सा इसमें सही है। तो देखिए, इसमें जो सही है उसी को देख लेते हैं। इसमें देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सही है और इसके बारे में यहां पे इंपॉर्टेंट है। चंद्रगिरी के सामंत नरसिंह सालू ने संगम वंश के अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय को जो है पदच्युत करके 1486 ईस्वी में सिंहासन पर अधिकार कर लिया। एक नवीन राजवंश इसने जो है सालू वंश की स्थापना की। उसने 6 वर्षों तक शासन किया। वीर नरसिंह ने नरसिंह सालू के पुत्र इमाड़ी नरसिंह सालू वंश का अंतिम शासक था। तो नरसिंह सालू के पुत्र को पदच्युत करके सिंहासन पर अधिकार कर लिया। तुलु वंश की इसने नींव डाली।
1509 ईस्वी में इसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र अनुज कृष्णदेव राय सिंहासीन हुआ। कृष्णदेव राय एक उत्तराधिकारी उसका भाई अच्युत देव राय हुआ, जिसने 1529 ईस्वी से 1542 ईस्वी तक शासन किया। उपरोक्त कथन सभी जो है सत्य हैं। 7 नंबर जो क्वेश्चन है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ जो है लड़ा था? तो कुली कुतुब शाह के मतलब इसके साथ जो है लड़ा गया था, इसने लड़ा था। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा। गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी। जब कृष्णदेव राय उड़ीसा के साथ युद्ध में व्यस्त था, तब कुतुब शाह ने विजयनगर की सीमा पर स्थित पांगल और गुंटूर के दुर्ग पर आक्रमण किया। वरांगल, कोंडबिंदु आदि किले जीत लिए। इसके पश्चात उसने विजयनगर पर आक्रमण करने का प्रयास किया। कृष्णदेव राय और कुतुब शाह के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें कुतुब शाही सेना पराजित हो गई। 8 नंबर क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो बताइए। 8 का जो है आपका देखिए, इसमें बी ऑप्शन सही है। कृष्णदेव राय जो 8 तेलुगु विद्वान थे उसमें महान विद्वान थे। कृष्णदेव राय का शासनकाल विजयनगर में साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है। उसके दरबार को तेलुगु के 8 महान विद्वान एवं कवि जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता है, ये लोग जो थे अष्टदिग्गज सुशोभित करते थे, और इसीलिए उसके शासन काल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की। अष्टदिग्गज तेलुगु कवियों में जो पेड़ाना स्वर प्रमुख था, जो संस्कृत और तेलुगु दोनों भाषाओं का ज्ञाता था। उसकी प्रमुख रचना जो है स्वारोचिर संभव और मनु चरित्र है। नाम याद रखिएगा इसके दोनों रचनाओं का। कृष्णदेव राय स्वयं एक उत्कृष्ट कवि और लेखक थे। उनकी प्रमुख रचना अमुक्तमाल्य थी, जो तेलुगु भाषा के 5 महाकाव्यों में से एक है। इसके अतिरिक्त कृष्णदेव राय को कला और निर्माण कार्य में भी जो है रुचि था। उसने नागलपुर नामक नगर की स्थापना की। उसके समय में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। तो याद रखिएगा डोमिंगो पायस का नाम किसके समय में यात्रा किया था, यह इंपॉर्टेंट है। बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली जो है शासक बताया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें से किसे आंध्र भोज जो है कहा जाता है? तो आपको पता है कृष्णदेव राय को। 9 के बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित थे? तो सेम क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय। 11 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तो सेम क्वेश्चन है, तेलुगु का। डी ऑप्शन सही है। 12 नंबर क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी? तो नागलापुर। बी ऑप्शन सही है। और कृष्णदेव राय का शासन काल जो है विजयनगर में साहित्य का क्लासी युग जो है माना जाता है। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह आदि उपाधियां धारण की थी। तो याद रखिएगा कृष्णदेव राय ने कौन कौन सी उपाधि धारण किया था? तो आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह। ठीक है। और इसके शासन काल में विजयनगर में साहित्य का जो युग है कौन सा युग था? तो क्लासिक युग था। यह भी इंपॉर्टेंट है। कृष्णदेव राय ने नागलापुर नामक एक नए नगर की स्थापना की थी। उसने हजारा और विठल स्वामी नामक मंदिर का भी निर्माण कराया था। तो यह भी इंपॉर्टेंट है। 13 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? देखिए क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ए ऑप्शन सही है। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर कृष्णदेव राय के शासनकाल में जो है निर्मित हुआ था। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है, अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था किसके काल में? तो देवराय सेकंड के राजकाल में। फारसी राजदूत था अब्दुल रज्जाक। ये संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक देवराय सेकंड के शासनकाल में विजयनगर में आया था। 15 नंबर क्वेश्चन है, निकोलो कोंटी कौन था? तो बताइए निकोलो कोंटी कौन था? तो देखिए निकोलो कोंटी जो था ये इटली का एक यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। बी ऑप्शन आपका जो है सही है। नेक्स्ट इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए निकोलो कोंटी जो है इटली का एक यात्री था। इसने देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। निकोलो कोंटी ने नगरों और
मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों दीपावली, नवरात्र आदि का जो है वर्णन किया है। इसने दास प्रथा का विस्तृत विवरण दिया है। निकोलो कोंटी ने लिखा है कि विजयनगर साम्राज्य में विशाल संख्या में दास हैं। जो कर्जदार अपना ऋण अदा नहीं कर पाते हैं, उन्हें ऋणदाता द्वारा अपना दास बना लिया जाता है। इसने इस तरह का जो है वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। निम्नलिखित में कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए जो है विख्यात है? बताइए कौन है। तो देखिए इसमें जो है आपका अन्नयन और टीकन, यानी सी ऑप्शन सही है। महाभारत के तेलुगु अनुवाद का कार्य जो है 11वीं शताब्दी में ननय ने प्रारंभ किया था, 13वीं शताब्दी में टीकन द्वारा और 14वीं शताब्दी में यरन द्वारा जो है पूरा किया गया। ये तीनों तेलुगु साहित्य के कवित्रय के रूप में जो है विख्यात है। तो कवित्रय के रूप में भी जो है क्वेश्चन आ सकती है। 17 नंबर है वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को आश्रय प्राप्त था। किन राजाओं के द्वारा इन्हें जो है आश्रय प्राप्त दिया गया, मतलब किया गया था? तो विजयनगर राजाओं के द्वारा इन्हें जो है आश्रय प्राप्त था। सी ऑप्शन सही है। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को जो है विजयनगर राजाओं का जो है आश्रय मिला था। संगम के 5 पुत्रों ने, जिनमें हरिहर और बुका सर्वाधिक प्रसिद्ध थे, तुंगभद्रा के उत्तरी तट पर स्थित अनेगोंडी दुर्ग के सम्मुख उसके दक्षिण तट पर जो है विजयनगर शहर और राज की नींव डाली थी। अपने इस साहसिक कार्य में उन्होंने तत्कालीन प्रसिद्ध ब्राह्मण साधु और विद्वान माधव विदारण्य तथा उनके भाई वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण से प्रेरणा मिली थी। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन। वैदिक ग्रंथों का प्रसिद्ध भाष्यकार सायण निम्न में से किसके एक काल में सक्रिय थे? तो विजयनगर राज्य काल में। 18 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित में से किसके राज्यारोहण को अब जो है 500 वर्ष गुजर गए हैं? तो कृष्णदेव राय के। बी ऑप्शन सही है। कृष्णदेव राय का राज्यारोहण 509 ईस्वी में हुआ था तथा उसने 1529 ईस्वी तक जो है शासन किया था। वह विजयनगर साम्राज्य का महानतम राजा एवं भारत के महान शासकों में से एक था। हरिहर प्रथम 1336 से 1356 ईस्वी इसका जो है कार्यकाल है। बुका विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। ठीक है, हरिहर प्रथम और बुका विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। ये इंपॉर्टेंट है। पूर्वी चालुक्य वंशीय राजेंद्र द्वितीय कुलोत्तुंग प्रथम के नाम से जो है चोल साम्राज्य का सम्राट बना। कुलोत्तुंग प्रथम चोल शासक राजेंद्र प्रथम का प्रपौत्र था। क्वेश्चन नंबर 20 है 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? तो तालीकोट का युद्ध। डी ऑप्शन सही है। देखिए 1565 ईस्वी में तालीकोट के प्रसिद्ध युद्ध हुए। बहमनी राज्यों की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर को पराजित किया और इस संयुक्त सेना में केवल बरार शामिल नहीं था। फरिश्ता के अनुसार अगर बात करें तो युद्ध तालीकोट में लड़ा गया, किंतु युद्ध का वास्तविक क्षेत्र राक्षसी और तंगड़ी नामक 2 ग्रामों के बीच हुआ था। तालीकोट के युद्ध के समय विजयनगर का शासक जो था सदाशिव राय था, किंतु वास्तविक शक्ति उसके मंत्री राम राय के हाथों में थी। राम राय एक योग्य शासक था। उसने बहमनी राज्यों के मुस्लिम शासकों के मध्य फूट डालने का जो है प्रयास किया था, किंतु सफल नहीं हुआ। तालीकोट के इसी युद्ध में हुसैन निजाम शाह ने अपने हाथ से राम राय का वध कर दिया। क्वेश्चन नंबर 21 से तालीकोट का युद्ध लड़ा गया था। तो ये देखिए विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकोंडा के संयुक्त सेनाओं के बीच। तो सी ऑप्शन सही है। और इसके जो है ऊपर में डिस्कस किए थे इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22। तालीकोट का युद्ध हुआ था, तो सेम क्वेश्चन है, आपको पता है 1565 ईस्वी में हुआ था। 23 नंबर क्वेश्चन है जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो वेंकट सेकंड था, यानी डी ऑप्शन सही है। देखिए आराविडु वंश की स्थापना 1570 के लगभग तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर पेनुकोंडा में की थी। इसका उत्तराधिकारी रंग प्रथम हुआ। रंग प्रथम के बाद वेंकट द्वितीय शासक हुआ। उसने चंद्रगिरी को अपना मुख्यालय बनाया। विजयनगर के महान शासकों की श्रृंखला में यह अंतिम शासक था। वेंकट सेकंड राजा वोडियार का समकालीन था। उन्होंने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। 24 नंबर क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो भू राजस्व। बी ऑप्शन सही है। और इसके बारे में देख लेते हैं।
ठीक है। विजयनगर राज्य को जो है विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त होती थी, जैसे भू राजस्व, संपत्ति कर, व्यापारी कर, व्यवसायिक कर, उद्योगों पर लगाए जाने वाले कर, सामाजिक और सामुदायिक कर, अपराधों के लिए आरोपित अर्थदंड भी जो था इसके आय का मुख्य स्रोत थे। राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत जो है भूमि कर है। भूमि की भली भांति जो है सर्वेक्षण किया जाता था और उपज का 1/6 भाग भूमि कर के रूप में वसूल किया जाता था। शिष्ट नामक कर राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। केंद्रीय राजस्व विभाग को जो है 58वें यानी अस्थवन या अथवन कहा जाता था। तो याद रखिएगा, केंद्रीय राजस्व विभाग को जो है 58वें या अस्थवन या अथवन, ये कोई भी नाम आ सकता है, तो कंफ्यूजन जो है पैदा नहीं करना है। 25 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर के शासक कृष्णदेव की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर है आपको विचार करना है। पहला है, भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। दूसरा है, कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, अच्छा दो ही है, तो इसमें देखिए दोनों सही है। वैसे विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की कराधान व्यवस्था में भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व निर्धारित किए जाते थे। सरकार की आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व व्यवस्था थी। भूमि को अनेक श्रेणियों में विभाजित किया गया था। राजस्व एकत्र करने हेतु 58वें नामक एक विभाग था। ठीक है। कर की दर उत्पादन का 1/6 भाग होती थी। विवाह कर, बागवानी शुल्क, सीमा शुल्क, इसके अतिरिक्त विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन पे कारखानों के निजी स्वामियों को एक औद्योगिक कर भी देना पड़ता था। नेक्स्ट 26 नंबर है, निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो है आपका डी यानी हम्पी। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही है। तो इस देखिए, हम्पी के खंडहर वर्तमान ये उत्तरी कर्नाटक में अवस्थित है। विजयनगर साम्राज्य का प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर यहीं पर जो है अवस्थित है। हम्पी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में भी सम्मिलित है। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो बताइए। बुका प्रथम जो है, बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुका ने 1336 ईस्वी में की थी। अपने इस साहसी कार्य में हरिहर और बुका ने अपने गुरु विदारण्य और वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन से प्रेरणा ली थी। विजयनगर साम्राज्य में कुल 4 वंश हुए: संगम वंश, सालु वंश, तुलु वंश और अराविडु वंश। संगम वंशीय शासक बुक्का प्रथम, इसने जो है 1374 ईस्वी में चीन के सम्राट के पास अपना दूत मंडल जो है भेजा था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28, प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकलते हैं, कहां पर अवस्थित है? तो यह है हम्पी में, सी ऑप्शन सही है। देखिए, विठल मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश के महाप्रतापी राजा कृष्णदेव राय, इनका आप देख सकते हैं जो पीरियड है 1509 से 29 ईस्वी है। कृष्णदेव राय ने जो है इस मंदिर का निर्माण कराया था और इस मंदिर में स्थित 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं। इस मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी में जो है किया गया था। तो देखिए, ये आज का डिस्कशन था। नेक्स्ट हमारा दिल्ली सल्तनत प्रशासन के बारे में डिस्कशन होगा। तो आज के लिए इतना ही। आप हम लोग प्रतिक्रिया जरूर दें। देखिए, टेलीग्राम का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर आपको पीडीएफ और वीडियो का नोटिफिकेशन जो है अपडेट किया जाता है। थैंक यू। आप कमेंट जरूर करें, कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो, कमेंट कर सकते हैं।